अगर कपड़े बोल पाते तो वो क्या कहानियां सुनाते। आज मैं आपको एक ऐसी साड़ी से मिलवाने जा रही हूँ जो सिर्फ पहनी नहीं जाती बल्कि पढ़ी भी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीता और ये है लूम टॉक्स, जहाँ पर हम बात करते हैं अपनी हेरिटेज की और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हैंडमेड की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम एक नई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास फट से आ जाए। तो आज की साड़ी है कलमकारी, a साड़ी that is literally a story painted on fabric. Imagine a time before cinema, before books and before endless scrolling on screens. जब शाम ढलती थी तो लोग चौपाल पर जमा होते थे and stories were the only entertainment source. In that world, some artists did something extraordinary. They began to paint stories not on walls, not on paper, but on cloth. Ramayan, Mahabharat, Lok Kathaएं, each stroke of brush, each line of pen became a living, breathing epic. And this was the birth of कलमकारी। लगा इंटरेस्टिंग सा कुछ? Stay with me till the end, क्योंकि आज आप कलमकारी के बारे में ऐसा कुछ जानेंगे जो 90% लोग जानते ही नहीं, even the ones who own it. So कलमकारी का मीनिंग क्या है? कलम मीन्स पेन and कारी मीन्स आर्ट। इस कला में कपड़ा एक कैनवस बन जाता है और रंग एक कहानी। तो दोस्तों, अब चलते हैं कुछ 100 साल पीछे। कलमकारी का सफर शुरू हुआ था आंध्रा और तेलंगाना के छोटे छोटे गांव से, जहां के चौकों पर आते थे चित्रकथी यानी स्टोरी टेलर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, और वो अपने साथ लेकर आते थे कैनवस कपड़ों की लंबी लंबी चादरें। इन कलाकारों के पास होता था टैमरिंड वुड से बना हुआ पेन यानी कि कलम, और इसी कलम से बने हुए होते थे कैनवस या चादरों पर रामायण के युद्ध, महाभारत के संवाद, कृष्ण की लीला और राम की कहानियां। जब कहानीकार कहानियां सुनाते तो उनके पीछे चादरों पर बने हुए रंगीन दृश्य जैसे जीवित हो जाते और धीरे धीरे कहानी सुनाने का ये नया तरीका एक कला बन गया। जैसे जैसे समय बदला, कलमकारी भी बदला, लेकिन उसका सार वही रहा। मंदिरों की दीवारों से लेकर राजाओं के महलों तक कलमकारी को जगह मिलने लगी। विजयनगर साम्राज्य के दौर में और फिर मुगल्स और गोलकुंडा सल्तनत के पैट्रोनेज में ये कपड़ा सिर्फ लोकल नहीं रहा बल्कि हिंदुस्तान की पहचान बनने लगा। मछलीपट्टनम के कारीगरों ने पर्शियन प्रेरणा से बेल, बॉर्डर, जाली और फ्लोरल डिजाइन्स को अपना लिया और फिर भारत की अपनी परंपरा और बाहर से मिली हुई प्रेरणा दोनों मिलकर कलमकारी को और गहरा और अनोखा बनाते थे। धीरे धीरे यही पेंटेड कैनवसेस साड़ी बन गए और अब जब भी एक महिला कलमकारी पहनती थी तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि अपने कंधों पर एक कहानी होती थी। इसीलिए कलमकारी आज भी इंडिया की सबसे सेलिब्रेटेड साड़ीज में से एक मानी जाती है। अब चलते हैं कलमकारी बनाने के प्रोसेस पर। सोचिए, एक कलाकार अपने दिन की शुरुआत करता है एक ब्लैंक फैब्रिक से। ये फैब्रिक होता है या तो कॉटन या सिल्क। फिर अपनी टैमरिंड वुड से बनी हुई कलम को वो नेचुरल कलर्स में डुबोता है, जैसे कि इंडिगो, मेडल रेड, आयरन ब्लैक एंड टर्मरिक येलो। सब कुछ प्रकृति से। यही कलम कपड़े पर रेखा बनाता है, तिलक सा लगाता है, आंखों को रूप देता है और मुख पर भाव लाता है। कलमकारी के फेमस मोटिव्स की बात करें तो इसके बॉर्डर पर आपको दिखेंगे मोर, प्राउड, रीगल, अप्सरा जैसी चाल के साथ, और पल्लू पर शायद ट्री ऑफ लाइफ, एक बड़ा सा वृक्ष जिसकी शाखों पर होंगे पंछी, फूल और बेल। कहीं कृष्णा बांसुरी बजाते, कहीं गणेशा मुस्कुराते और कहीं द्रौपदी के वस्त्रहरण को रोकता हुआ एक दिव्य चमत्कार। ये सब केवल डिजाइन नहीं, ये एक विजुअल लैंग्वेज है। और एक बात, यहाँ कोई अंडू बटन नहीं है, यहाँ हर लकीर एक फैसला है। लेकिन गलती भी कलाकार ही संभालता है, कभी रंग को बदलकर, कभी पैटर्न को मोड़कर। ये आर्ट फ्रेजाइल भी है तो स्टबन भी, इसीलिए हर असली कलमकारी साड़ी में एक अनइवननेस
जो कि प्रूफ है कि इसे मशीन ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया। तो दोस्तों, अब फैब्रिक की बात कर लें तो कलमकारी मोस्टली 3 तरह के फैब्रिक्स पर बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहला है कॉटन। सॉफ्ट, ब्रीदेबल, डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट। इसमें कलर्स भी गहरे एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए ये थोड़े अर्दी, थोड़े मैट और थोड़े शांत लगते हैं। और दूसरा है सिल्क। कलमकारी पेंटिंग इस फैब्रिक पर और भी ज्यादा वाइब्रेंट लगती है। शादी, फेस्टिवल या किसी खास दिन के लिए कलमकारी सिल्क यानी एक चलता फिरता आर्ट गैलरी। और तीसरा फैब्रिक है टसर, रस्टिक, टेक्सचर और बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक। इस पर बनाए हुए सीन्स ऐसा लगते हैं मानो पुराने पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जिंदा हो गए हैं। हर फैब्रिक कलमकारी को एक नई पर्सनालिटी देता है। ऑल्दो आज के टाइम पर मशीन ने सब कुछ जैसे बहुत तेज कर दिया है। प्रिंटेड फैब्रिक्स, सिंथेटिक डाइज और फास्ट फैशन, और इस सब के चलते कलमकारी जैसे फैब्रिक्स जैसे धीरे धीरे पीछे छूटने लगे हैं। पर दोस्तों, एक मजे की बात, कहानी में यही एक ट्विस्ट भी आ गया है। एक नई पीढ़ी आ गई है जो फैब्रिक और डिजाइन को सिर्फ पहनना ही नहीं चाहती, उसे समझना भी चाहती है। हम बात कर रहे हैं जेन-ज़ी और मिलेनियल्स की, जिन्हें पता है और अच्छी तरह से पता है कि धरती को भी सांस चाहिए और कल्चर को स्पेस। उनके लिए स्लो फैशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। सो दे आर चूजिंग कलमकारी इन साड़ीज, कुर्तास, दुपट्टास एंड इवन जैकेट्स। ग्लोबल डिजाइनर्स अपने कलेक्शंस में कलमकारी के पैनल्स, बॉर्डर्स या प्रिंट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो या जापान, सबके रंगेज पर ये एंशिएंट पेन स्ट्रोक्स चल रहे हैं। एक दुनिया जो कभी सिर्फ स्पीड को ही सेलिब्रेट करती थी, अब पेशेंस और प्रोसेस का महत्व समझ रही है। और यहाँ कलमकारी फिर से रेलेवेंट हो जाता है। एंड व्हाई डज कलमकारी मैटर टुडे? अब जब भी कोई असली कलमकारी साड़ी बनती है तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता बल्कि 3 चीजों का संगम होता है। पहला, स्मृति, हमारे इतिहास और कहानियों की याद। संवेदना, आर्टिस्ट के हाथ, उसके दिन और उसका ध्यान। और समय, जो हम लोग तो जल्दी जल्दी खर्च कर देते हैं और आर्टिसन उसे धीरे धीरे रंगों में ढालता है। तो जब आप ऐसी साड़ी पहनते हैं तो आप मॉडर्न भी रहते हैं और रूटेड भी। तो दोस्तों, अगर कलमकारी की इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू लूम टॉक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि कलमकारी की इस जर्नी को समझने के बाद आपका अगला डिसीजन थोड़ा सा अलग होगा। शायद आप एक मशीन प्रिंट कम और एक हैंडमेड कलमकारी ज्यादा चुनेंगे। शायद आप एक आर्टिसन लेड ब्रांड को सपोर्ट करेंगे। और शायद आप अपने बच्चों को कलमकारी साड़ी देते वक्त कहेंगे कि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। Let's become a generation that didn't just wear heritage but also protected it. नमस्कार।